हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। चलिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था फैक्ट ऑफ बायोलॉजी के बारे में, जिसमें मैंने बायोलॉजी के तथ्यों को उजागर किया था। जैसे बायोलॉजी क्या है, उसके कितने ब्रांचेज हैं, सभी ब्रांचेज में किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसके खोजकर्ता कौन है, या यूं कहें कि उसके पिता कौन है। आज के वीडियो में मैं आपको जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो सेल है, जिसके बारे में मैं आपके सामने अध्ययन करूंगा आपके साथ मिलकर के। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको इसका डिफिनीशन बताऊंगा, जो सिंपल डिफिनीशन है। इसमें है द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स। मैं एक बार फिर से आपको इसके बारे में बताऊंगा। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स। अगर इसको हिंदी में जानना चाहते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि कोशिका वह आधारभूत स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, कार्यात्मक और बायोलॉजिकल इकाई है सभी नॉन ऑर्गेनिजम्स का। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ये बताऊं कि सेल जो होता है वो जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। मैंने पिछले बार भी आपको ये कहा था कि सेल के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो सेल मैंने क्यों कहा था? क्योंकि सेल का अध्ययन हम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो जब इसका डायमेंशन मापे तो आप देखिएगा कि यह लगभग 1 से 100 माइक्रोमीटर्स के बीच में होती है। इसको खोजे थे सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। सेल थ्योरी सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान ने 1839 में दिया था। सेल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड होते हैं, जिसमें एक कोशिका वाले जीव होते हैं, और यूकैरियोटिक जिसमें मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, जैसे में मैन एंड अदर एनिमल्स। इसको हम इसके अंतर्गत रख सकते हैं। अब मैं आपको डायग्राम के आधार पर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जब हम कोई ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, एक मल्टी सेलुलर होते हैं। जब हम यूनिसेलुलर के बारे में बात करते हैं तो इसमें 1 सेल वाले जीव होते हैं। अगर इसमें एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रखूं तो इसमें अमीबा, पैरामीशियम होगा। वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में
जानना चाहेंगे तो मेनी सेल्ड वाले होते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं मैन, काऊ, डॉग और इंसेक्ट्स। चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में जानने के लिए। तो पार्ट्स ऑफ सेल का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस एक सेल के अंदर किन किन चीज़ों का मिलना, किन किन कौन कौन से चीज़ एक सेल में पाए जाते हैं जो एक सेल का निर्माण करते हैं, जो सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एक सेल को बनाने के लिए। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बहुत बड़ा अंतर होता है सेल वॉल का। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। तो सेल वॉल प्लांट सेल में होते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये दोनों में होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है एक सेल को जीवित रहने के लिए वो है क्या, तो न्यूक्लियस, और जिसको न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। जो चौथी चीज़ है यहाँ पर वो है साइटोप्लाज्म। जो कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो तैलीय पदार्थ होते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब मैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताऊं तो न्यूक्लियोटाइड्स प्रोकैरियोटिक कैरियोट्स में होते हैं और न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में होते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है साइटोप्लाज्म के अंदर, और क्या क्या रहती हैं। तो एक जो एनिमल्स में पाए जाते हैं वो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं उसको। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मैं एक एक कर सभी चीज़ों के बारे में आपके सामने रखूँगा। फिर मैं यहाँ पर गोल्जी अपरेटस के बारे में बता रहा हूँ। गोल्जी अपरेटस अंदर होते हैं एक सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक सेल के अंदर पाई जाती है। अब मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, इसके डायग्राम को दिखाने के बाद इसके फिगर को दिखाऊंगा और मैं बताता हूँ आपको कि कैसे, कहाँ पर एक सेल के अंदर ये मौजूद होते हैं। मैं दोनों सेल को रखूँगा, प्लांट सेल को भी और एनिमल सेल को भी। तो आइए देखते हैं इसे। चलिए अब प्लांट सेल का स्टडी हम लोग पिक्चर के थ्रू करते हैं। हम जानते हैं कि सेल दो प्रकार के होते हैं। मैंने पहले भी आपको इस चीज़ों के बारे में अवगत करा चुका हूँ कि सेल दो प्रकार के होते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल। तो प्लांट सेल का हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो प्लांट सेल में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो एनिमल सेल से ये अपने आप को जो अलग करता है वो है सेल वॉल। ये जो ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जो पार्ट है, जो मोटा भाग आपको नज़र आ रहा है ग्रीन पार्ट, ये सेल वॉल है। सेल वॉल रक्षा कवच होता है प्लांट सेल का। आप देख लीजिए इसे, ये चारों तरफ होता है, आप देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन होती है, एक पतली झिल्ली होती है। सेल वॉल के नीचे जो पतली झिल्ली पाई जाती है, जो थिन मेम्ब्रेन होता है, वो सेल मेम्ब्रेन होता है। उसी के अंदर सारे पार्ट्स एक सेल के मौजूद होते हैं।
अब इसके बाद आता है गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस फिंगर शेप्ड होता है। आप यहाँ भी देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये फिंगर शेप्ड है। और गोल्जी अपरेटस के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ जानकारी महत्वपूर्ण है इसके बारे में, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो गोल्जी अपरेटस के बारे में मैं ये कहूँगा कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स। यानी ये प्रोटीन और लिपिड्स का ये ट्रांसपोर्टिंग करता है, मॉडिफाइंग करता है और पैकेजिंग करता है। ये काम है गोल्जी अपरेटस का। उसके बाद आप ये देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का एक दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है जो एनिमल सेल में नहीं होते। ये क्लोरोप्लास्ट ही होता है जिसके कारण पौधे का पार्ट जो होता है वो हरा होता है, और ये फोटोसिंथेसिस के समय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये क्लोरोप्लास्ट आप यहाँ भी देख सकते हैं, उसके नीचे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पर भी मौजूद है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के बाद वैक्यूल मेम्ब्रेन, जो आप ये बड़ा सा सफ़ेद नुमा भाग देख रहे हैं चारों तरफ, ये पार्ट है जिसका नाम है वैक्यूल मेम्ब्रेन। ये जो वैक्यूल मेम्ब्रेन होता है ये एनिमल में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये बड़ा होता है। और इसी के अंदर आप देखेंगे तो रैपिड क्रिस्टल होते हैं। आप इस देख सकते हैं इसको, ये जो छड़नुमा पदार्थ आप देख रहे हैं इसे रैपिड क्रिस्टल कहते हैं। और ये जो आप गोलाकार पार्ट देख रहे हैं कैक्टस के जैसा, ये है ड्रस क्रिस्टल। अब मैं आपको नीचे ले जाऊंगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे होंगे, ये गोल सा पदार्थ अंदर का, ये जो आप उभरा हुआ पदार्थ देख रहे हैं इसको क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप तो भली बात ही जानते होंगे। माइटोकॉन्ड्रियनल जो होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहे जाते हैं, यानी सारी शक्ति एक सेल की इसी में मौजूद होती है। ये है माइटोकॉन्ड्रियनल। आप यहाँ भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब उसके नीचे आते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो तरल नुमा पदार्थ जिसके अंदर ये सभी चीज़ें फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, इसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के ही अंदर सभी चीज़ें मौजूद होती हैं, सभी फ्लोट करते रहते हैं। ये एक सेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ आइए, यहाँ पर गोल्जी व्हीकल्स, इसको गोल्जी अपरेटस भी आप कहते हैं। गोल्जी अपरेटस का ये जो मतलब छोटे छोटे पार्ट आप देख रहे हैं गोल्जी व्हीकल्स कहलाते हैं, गोल्जी वेसिकल्स कहलाते हैं। और उसके बाद ये जो आप छोटे छोटे बिंदु के समान आप देख रहे हैं ये राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन के बने होते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं राइबोसोम। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं जिस पर आपको बिल्कुल राइबोसोम नज़र नहीं आ रहा है वो कहलाते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर आपको ये राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं, ये जो बिंदु के समान
आपको डॉट नज़र आ रही है, जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं और स्मूथ और रफ ये दो प्रकार के होते हैं। अगर इसके बारे में जानेंगे तो कह सकते हैं कि इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का ये ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। और आप जानते हैं कि यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में क्या अंतर है, मैं आपको बता चुका हूँ कि यूकैरियोटिक्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर न्यूक्लियस के पास ले चलता हूँ। न्यूक्लियस एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है एक कोशिका की, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि न्यूक्लियस के बिना कोई भी सेल जीवित नहीं रह सकता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस होता है जिसमें क्रोमैटिड्स वगैरह पाए जाते हैं। अब आपको मैं बता चुका हूँ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के बारे में। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था वैक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर में जो पार्ट होते हैं वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हैं। उसके बाद स्टार्च ग्रेन के एमाइलोप्लास्ट होते हैं जिसमें पौधों के स्टार्च संग्रहित रहते हैं, स्टार्च ग्रेन कहते हैं इसको। तो ये था आपका प्लांट सेल। प्लांट सेल के बारे में मैंने आपको फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। हो सकता है इसमें कुछ पार्ट छूट गए हों तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में इसको सुधार के बता सकूं। तो चलिए अब मैं आपको एनिमल सेल के बारे में बताऊंगा कि एनिमल सेल क्या होता है। देखिए ये एनिमल सेल का डायग्राम है। प्लांट सेल से इसमें जो महत्वपूर्ण अंतर है, आप देख रहे होंगे कि प्लांट सेल में ऊपर की ओर मैं आपको दिखाया था ग्रीन टाइप का सेल वॉल होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें भी था और इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं जो तरल रूप में मौजूद होते हैं जिसमें ये सभी चीज़ें फ्लोट करती रहती हैं। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ और प्लांट सेल से क्या अलग देख रहे हैं, तो वैक्यूल को। प्लांट सेल में वैक्यूल आप देखे थे बहुत बड़ा था, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं। आप यहाँ पर वैक्यूल देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक सेल को जीवित रहने के लिए, एक सेल को सेल कहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर न्यूक्लियस हो। आप प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस को देखें और अब एनिमल सेल में भी ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं पार्ट, वो आपको न्यूक्लियोलस कहलाता है। आपने प्लांट सेल में भी इसे देखा था। पर एक महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। न्यूक्लियस के अंदर ये जो उलझे हुए धागानुमा पदार्थ आप जो देख रहे हैं, ये कहलाता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के ऊपर ही क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एनिमल सेल में वो क्रोमैटिन होते हैं जिसी के ऊपर में क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए न्यूक्लियस, अब मैं
वैक्यूल बता चुका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता चुका, क्रोमेटिन बता चुका, न्यूक्लियस बता चुका। अब राइबोसोम्स आपने प्लांट सेल में भी देखा था, एनिमल सेल में भी आप राइबोसोम्स आप चारों तरफ देख सकते हैं। ये राइबोसोम्स है, ये यहाँ पर पॉलीराइबोसोम्स हैं मौजूद हैं। मैं आपको बता चुका हूँ राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन का। अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, एक यहाँ, ये एक पार्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी होती है, ये आप माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियस की सारी शक्ति इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत मौजूद होते हैं। ये जो अंगुली नुमा पदार्थ देख रहे हैं, इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी के बारे में मैंने बताया था, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग और पैकेजिंग प्रोटीन और लिपिड का करने के लिए। आप एक नीचे ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये लाइसोसोम है। ये लाइसोसोम जो आप देख रहे हैं, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगर ये फट जाती है तो पूरा सेल डेड हो जाता है। अब मैं आपको सेंट्रियोल्स के बारे में बताता हूँ। ये जो न्यूक्लियस के नीचे गोल गोल जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसे सेंट्रियोल्स कहते हैं। और जहाँ जहाँ पर ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के बारे में मैंने बताया, ये जहाँ जहाँ पर खुला हुआ भाग आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे न्यूक्लियस पोर्स कहते हैं। जो न्यूक्लियस पोर्स हो या फिर आप यहाँ पर ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये किसी भी चीज़ को इंगेज और मतलब अंदर लेने और बाहर करने में महत्वपूर्ण होते हैं एज ए भोजन के रूप में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होते, बल्कि जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। और राइबोसोम्स तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो ये है आपका पूरी तरह से एनिमल सेल। तो आज मैंने आपको इन सब वीडियो में पूरा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में डायग्रामेटिक रूप से और इसका पिक्चर के माध्यम से आपको जहाँ तक हो सका मैंने बताने का प्रयास किया है। अब मैं अगले वीडियो में आपको इसके एक एक पार्ट के बारे में आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।